हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कोर्स कोड BP603T का प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर्स के साथ, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा 2021-22, 22-23, 23-24 और 2024-25 के उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आज आपके साथ बात करूंगा। ये वीडियो हमारे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और उनके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो हमारे बी फॉर्म 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो सेम है पूरे भारतवर्ष में, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी पूछे गए हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन से आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर बजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि हमने कुछ और सब्जेक्ट्स के इसके पहले इसी तरीके का प्रयोग किया था, जहां पे हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। तो जब भी पेपर्स चल रहे हैं उसमें काफी सारे प्रश्न, ये कह सकते हैं कि 70% 80% प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं, पुराने पेपर से होते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं। रिपीट नहीं होते तो सीधे सीधे रिपीट ना होने पर वो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो एक्सप्लेनेशन जान करके हम लोग उन सभी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा होगा, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो जो 2021-22 का पेपर है AKTU का, उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो कई बार रिपीटेड प्रश्न है, अलग अलग जगहों पर भी मैंने देखा, जो है डिफाइन हर्ब एंड हर्बल मेडिसिन। कई बार इन दोनों टर्म्स को हम एक जैसा मान लेते हैं, बट इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। हर्ब क्या होता है? हर्ब मतलब कोई भी प्लांट या उसका कोई पार्ट, जैसे कि उसकी पत्ती है, फूल है, उसके फ्लावर्स हैं, उसकी सीड है, उसके लीव्स हैं, कुछ भी, वो पूरा का पूरा प्लांट हो सकता है या उसका कोई प्लांट पार्ट होता है जिसमें कोई भी एरोमेटिक, उसमें कोई मेडिसिनल या फूड रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है, तो उसी को हम हर्ब बोलते हैं। इन जनरल जो हर्ब्स होते हैं उनको हम लोग खाने को बेहतर बनाने के लिए, अपनी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रेडिशनली ठीक करने के लिए, या फिर फ्रेग्रेंस इत्यादि लाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, है धनिया हो गया, आप अपने घरों में यूज करते हैं, हल्दी है, मिर्च है, ये सारे हर्बल ड्रग्स हैं और इन या सॉरी हर्ब्स हैं, ड्रग्स नहीं हर्ब्स हैं, और इन सभी का प्रयोग हम अलग अलग काम के लिए करते हैं। जैसे हल्दी का प्रयोग हम अपने दर्द को कम करने के लिए करते हैं, मोच आ गया तो हल्दी को बांध लेते हैं, लेकिन वही हल्दी हम अपने भोजन में रंग लाने के लिए और टेस्ट लाने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं हर्ब्स के। नेक्स्ट इज हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्या होते हैं? हर्बल मेडिसिन जो है प्लांट्स हैं, यही जो ऊपर वाले प्लांट्स बताया, उन्हीं प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं या सीधे प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं फॉर देयर थेरापेटिक पर्पसेस। और ये जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जनरली यूज होते हैं, जैसे कि पुराने जमाने से यूज होते चले आ रहे हैं। जैसे कि पुराने जमाने का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, जिसमें आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, उन सभी में इस तरीके से हर्ब्स को यूज करके हम लोग अपने हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे लौंग ले सकते हैं। लौंग का इलाज, लौंग जो है वो स्टमक के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए तो यूज करते ही करते हैं, साथ ही साथ अगर दांतों में दर्द इत्यादि हो तो वहां पर भी लौंग का तेल जो है वो यूज किया जाता था। तो लौंग को भी यूज करते हैं, लौंग के तेल को भी यूज करते हैं। नीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। नीम में जो है वो उस बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसके हम लोग उसकी पत्तियों के, उसके छालों के, यानी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस तैयार करके उससे ऑयल वगैरह निकाल करके भी यूज करते हैं। हल्दी का एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया ही था। तो हर्बल मेडिसिन उसे बोलेंगे जो कोई सीधे सीधे उसको यूज किया जाए या उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाए, और निकालने के बाद जो है उसको डिफरेंट बीमारियों को रोकने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए। और इसके एग्जांपल्स में हम लोग टीज ले सकते हैं। टीज मतलब डिटॉक्शन की बात हो रही है, एक्सट्रैक्शन निकालने का एक तरीका होता है टी। टिंचर्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, फिक्स्ड ऑयल है या वोलाटाइल ऑयल जो हमें प्राप्त होते हैं, और ऑइंटमेंट्स वगैरह जो कि हम हर्बल मेडिसिन में यूज करते हैं। एक टर्म अभी आगे आएगा, हर्बल प्रोडक्ट भी पूछा गया है। हर्बल प्रोडक्ट तब हम बोलते हैं जब इसको हम एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और लेबल लगा करके मार्केटेड कमर्शियल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तब उसे हम लोग हर्बल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई चूरन बना लिया आपने कई सारे हर्बल मेडिसिन को मिला करके, और वो मार्केट करने के लिए आप जाएंगे, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर इन सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो इंसेक्टिसाइड्स? बायो इंसेक्टिसाइड्स अपने नाम से ही बता रहा है कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने वाला, साइड्स का मतलब होता है मारना, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिन केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। बट जो केमिकल जो सिंथेटिक या केमिकल
इंसेक्टिसाइड्स हम लोग लेकर के आते हैं मार्केट से, जो कि खास करके एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, और हम जो उस फसल को खा रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हम लोग बायो इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो एक सिंपल बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया या सर्टेन मिनरल्स हम लोग प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं नीम, फिर से आ गया, नीम की खली से जो है बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाया जाता है। नीम के ऑयल से भी बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाया जा सकता है, जो कि कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के काम में आता है। ये इनका काम होता है कि जो भी इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन है उनको या तो रोकें, किस तरीके से रोक सकते हैं, या तो सीधे उनको किल करें, जान ले लें उनकी, जान से मार दें उन्हें, या फिर जो है उनका जो रिप्रोडक्शन है, उनका जो डेवलपमेंट का फेज है उसके साथ इंटरफेयर करके उनके डेवलपमेंट को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा एक बायो इंसेक्टिसाइड जो है वो बैसिलस थंगेराइसिस है, जो कि बीटी के नाम से मिलता है, मार्केट में अवेलेबल मिलता है, और ये बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया को रोकने के काम में आता है। तो ये एक बायो इंसेक्टिसाइड का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप नीम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी बहुत ही बहुतायत तरीके से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स। देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें डेफिनेशन सिंपल पूछ रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। ये फूड या फूड से बने हुए फंक्शनल फूड इसको बोल सकते हैं आप, फूड या फूड्स के पार्ट होते हैं या फूड के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग डेली भोजन में खाते हैं, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसकी, जैसे कि उसमें प्रोटीन है, फैट है, क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा बेसिक न्यूट्रिशन को पूरा करने के बाद भी अगर वो हमारी किसी तरीके की डिसीज की जो कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आती है, हमारी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक करने के काम में आती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट कर रहा है और डिसीज को प्रिवेंट या ट्रीट करने के काम में आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि फिश ऑयल या कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स देते हैं, और ये फिश ऑयल से जनरली प्राप्त किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कई सारे भोजन के चीजों में जैसे नट्स वगैरह में भी हमको मिल जाता है, जरूरी नहीं कि फिश ऑयल से हम लोग ले, बट ये हमारे भोजन का पार्ट तो है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट शो करता है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है आपका, उसको बढ़िया मेंटेन बनाए रखने के लिए और उसकी हेल्थ को सही करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्रोबायोटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के तरीके से यूज किए जाते हैं, जिसमें हम लोग जो है योगर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि गट हेल्थ के को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं। गार्लिक के कैप्सूल्स आते हैं जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन करने के काम आता है। गार्लिक जो है वो एंटी लिपिडिक प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को रिडक्शन करने के लिए हम लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं जिसमें क्यूरक्यूमिन पाया जाता है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। तो ये सभी न्यूट्रास्यूटिकल्स के अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन सी की कैप्सूल्स है, जो आप लोग ले सकते हैं भोजन में अगर आपके कमी है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बॉटनिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ फेनुग्रीक। फेनुग्रीक जो है उसे हम लोग हिंदी में मेथी के नाम से जानते हैं, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ट्राइगोनेरा फोलेनम, और ये इसकी जो फैमिली है वो लेबेसी फैमिली होती है। लेबेसी फैमिली को हम लोग जो है इस तरीके से समझ सकते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये दूसरा नाम है, फैबेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी पहले उसको बोलते थे। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो फलियों में पाए जाते हैं, मतलब उसमें फली निकलती है और फली के अंदर जो है बीज या फल जो है वो लगा रहता है, तो उसी को हम लोग लेग्यूमिनेसी बोलते हैं। लेग्यूमिनेसी की फैमिली में आप वो देख सकते हैं, जैसे कि मटर हो गया, मटर आप देखते हैं, मटर छीलते हैं तो दाने अंदर रहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप मेथी के प्लांट को देखिएगा तो उसमें भी जो सीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, फली के अंदर होते हैं। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं उसे फैबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो अभी आपके सिलेबस में कई सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से ही जुड़ी हुई हैं। अगर यूजेस की बात करें फेनुग्रीक की या मेथी की, तो ये डाइजेस्टिव एड की तरीके से यूज करते हैं, डाइजेशन को बेहतर बनाने के काम में आता है, साथ ही साथ डायबिटीज को मैनेज करने के काम में आता है। अगर इसको ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको दिया जाता है, ताकि जो लैक्टेशन है यानी मिल्क का जो प्रोडक्शन है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के काम में आता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी जो है मेथी में पाई जाती हैं, इसीलिए हम लोग अपने भोजन में रेगुलरली जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जैसा कि अभी कहा, भोजन में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसके सीड्स को हम स्पाइसेस के रूप में भी यूज करते हैं और डेली भोजन में अपने यूज करते हैं। ये सभी इसके यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विस्कोसिटी बिल्डर्स, गिव एग्जांपल्स। नाम से ही पता चल रहा है विस्कोसिटी को बढ़ाने वाला
जो भी किसी भी हमारे फॉर्मुलेशन में जो विस्कोसिटी है, जो उसका गाढ़ापन है, अगर उसको ठीक करने के लिए जिस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी बिल्डर बोलेंगे। सिंपली ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि थिकनेस को, जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं उसके थिकनेस को या विस्कोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और किस तरीके के फॉर्मुलेशन में करेगा? जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है या जो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है वहां पर। और ये उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको अल्टर किए बिना अपना काम करता है। मतलब इसका कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये क्या करता है? फिजिकली जो है विस्कोसिटी को मेंटेन करने के काम में आता है। और ये फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में या फूड प्रोडक्ट्स में हर जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर ले ले तो सिंथेटिक वाले तो बहुत सारे होते हैं, सिंथेटिक के तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरल एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं। जैसे गुआर गम है, जैंथम गम है, सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं जैसे मिथाइल सेलुलोज है, या फिर जो एल्गी के एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे कैरागीन होता है या फिर अगार होता है। ये सभी जो है वो नेचुरल विस्कोसिटी बिल्डर्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं। Next question is, what is the significance of natural colorant? Give example of one natural colorant. नाम colorant क्या होता है? नाम से फिर से बता रहा है। कलरेंट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स को या फूड प्रोडक्ट्स को या न्यूट्रास्यूटिकल्स को कलर प्रदान करते हैं। कलर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कई बार कलर जो होता है वो एक्सेप्टेंस देता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी एक शर्ट पहनूं और बहुत ही गंदे तरीके का हो, बिल्कुल भी उसमें कोई कलर सही से ना दिख रहा हो, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे पसंद ना करे। लेकिन अगर किसी एक अच्छे कलर का पहनूं तो हो सकता है एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ूं। ठीक उसी तरीके से जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे कलरफुल दिख रहे हैं, तो पेशेंट्स उनको खाने के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की सिरप आपने बनाई, अब वो लाल, हरे, नीले रंग की आपको देखने को मिलती है, इसलिए ताकि बच्चे उससे आकर्षित हो और उसको पिए। लेकिन अगर वो काले रंग की होगी तो हो सकता है कि पेशेंट या बच्चा जो है वो उसको लेना पसंद ना करे। इसीलिए टैबलेट, कैप्सूल जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत कलरिंग करते हैं। अब हम नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर जो कलरिंग एजेंट्स होंगे वो नेचर से प्राप्त किए जाएंगे। और ये क्यों ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो केमिकल वाले कलरेंट्स आप लोग यूज करते हैं सस्ते आते हैं वो, बट ये थोड़े महंगे होते हैं, बट ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? लोअर टॉक्सिसिटी यहाँ पे होती है। इको फ्रेंडली होते हैं ये, और ये कंज्यूमर जो होते हैं वो इसको ज्यादा प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकली कोई नुकसान उन्हें जनरली नहीं पहुंचाता है। और क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स जो है वो आजकल पेशेंट्स लेना पसंद करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग फूड में, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, यहाँ नहीं लिखा है बट आप ऐड कर सकते हैं, उन सभी जगहों पर नेचुरल कलरेंट्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि नेचुरल कलरेंट्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, तो एक तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो क्यूरक्यूमिन का है, जो कि हम टर्मरिक या हल्दी से प्राप्त करते हैं। आज मैंने पीले रंग का शर्ट भी पहना है और बार बार हल्दी आ रहा है, तो हल्दी जो है वो किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और किसकी वजह से होता है? क्यूरक्यूमिन की वजह से है। टर्मरिक का जो क्या नाम है, बायोलॉजिकल नेम होता है वो कुर्कुमा लॉन्गा लीन होता है। और इसकी जो फैमिली होती है जिंजिबरेसी होती है। ये एक येलो कलर का नेचुरल कलरेंट होता है जो कि फूड और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी देता है, और इसे हम लोग फूड और नेचुरल प्रोडक्ट में मेडिसिनल प्रोडक्ट में नेचुरल कलरेंट के तरीके से बहुतायत में यूज करते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप गाजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके जूस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सब भी जो है वो हमारे लिए नेचुरल कलरेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, हिना इत्यादि सभी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक आईपीआर है। आईपीआर का एग्जांपल है। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आप अपनी क्षमता, अपनी सोच से, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने इसके पीछे मेहनत की, मैंने इसमें कंटेंट इकट्ठा किए, इसके आंसर्स लिखे, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसके पीछे ये इसको क्या कहा जाएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक एग्जांपल बोला जाएगा। तो उसी तरीके से पेटेंट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जहां पर कोई भी जो रिसर्चर है जो कि कुछ नया खोज रहा है, कोई नोवल खोज उसने की है, कोई नोवल डिस्कवरी उसने की है, तो उसको हम ये ताकत देते हैं, फाइनेंशियली उसको ताकत देते हैं या लीगल राइट्स देते हैं बाय द गवर्नमेंट, कि वो एक इन्वेंटर जिसने जो भी कुछ खोजा है उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो इन्वेंटर उसके एक्सक्लूसिव राइट्स अपने पास रखेगा कि उसको वो किस तरीके से यूज करना चाहता है, किस तरीके से उसको बेचना चाहता है, उससे किस प्रकार से पैसे वो कमा सकता है, या वो फ्री में देना चाहे तो फ्री में दे सकता है। ये उसके ऊपर पूरा राइट होता है।
इसका जो बेसिक मोटो होता है, पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज पे पेटेंट आपको दे दें, मान लीजिए कि आपने एक ऐसी पेन इजाद की जो इसके पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी, तो आपको इसको बनाने में बहुत सारा समय लगा होगा, आपने इसको बनाने में बहुत सारा पैसा लगाया होगा, आपने बड़ी मेहनत की होगी, तो हम आपको इंकरेज करने के लिए पेटेंट जो है प्रदान करते हैं। अब आप इस पेन की जो एक्चुअल कॉस्ट है मे भी 20 रुपए है, लेकिन आप इसे 200 रुपए में बेच सकते हैं क्योंकि ये यूनिक है, इसकी सिग्निफिकेंस अच्छी है और ये जो पेन है वो इसके पहले किसी और ने नहीं बनाई है, ताकि आपको जो पैसे आपने लगाए थे, जो समय लगाया था, मेहनत की थी, वो आप निकालें भी और प्लस फिर आगे चल करके दूसरी रिसर्च करें, आप कुछ नया खोजें, इसीलिए पेटेंट जो है वो दिया जाता है। Next question is differentiate between bioprospecting and biopiracy। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है। तो पहले हम बात करते हैं इन दोनों को कुछ टर्म्स पे, जैसे दोनों को हम लोग अलग अलग टर्म्स से बात करेंगे। जैसे डेफिनेशन की बात करें तो बायोप्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है, ये एक सिस्टमेटिक रिसर्च होती है या सर्च होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ जेनेटिक, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल सोर्सेज। जो ट्रेडिशनली केमिकल्स या जो प्लांट्स वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं उसको ध्यान में रख करके हम नई चीजों का जेनेटिकली मॉडिफाइड या बायोकेमिकल तरीके से या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हम उसको ढूंढते हैं। और इथिकली अगर देखा जाए तो ये इथिकल होता है क्योंकि इसको काम करने से पहले हम परमिशन लेते हैं, जो भी लोग उसको यूज कर रहे थे या जो गवर्नमेंट उसका प्रयोग कर रही थी या जहां के लोग कम्युनिटी उसका प्रयोग कर रही थी उससे हम लोग पूछ लेते हैं। बाई चांस अगर आपके आसपास कोई कम्युनिटी में कोई व्यक्ति हल्दी का कोई प्रयोग करता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, तो हम अगर उसकी कोई और जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसका बायोकेमिकली कुछ और बनाना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म ढूंढना चाहते हैं, तो हम उनसे परमिशन ले लेंगे और उसके बाद उसको काम करेंगे। यानी ये लीगल वर्क होता है और लोकल कम्युनिटी से हम लोग बेनिफिट शेयरिंग करते हैं, चलिए हम आपको भी कुछ दे रहे हैं और हम भी लेंगे, जो भी इससे कमाई होगी वो भी। और जैसे एक एग्जांपल में ले सकते हो, कोई कंपनी है जो कि कोलैबोरेट करती है किसी भी इंडिजिनस जो कम्युनिटीज है उनके साथ, और न्यू मेडिसिन जो है वो लोकल प्लांट से वो जनरेट करते हैं। बायोपायरेसी किसे बोलेंगे, बायोपायरेसी जो है वो अनऑथराइज या अनइथिकल, अब ये बातें अभी कहीं वो सब इथिकल थी, अगर इसका उल्टा काम किया जाए कि जो अनऑथराइज और अनइथिकल यूज किसी भी बायोलॉजिकल सोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज का किया जाए विदाउट कोई कंपनसेशन या विदाउट किसी को बताए हुए चोरी छिपे काम किया जाए, इसे हम लोग अनइथिकल और क्या नाम है इलीगल कंसीडर करेंगे। और इसको जो है कभी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या आपको इसके लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अगर बिना किसी भी ट्रेडिशनल प्लांट का या कोई भी रेमेडी है जो कि बहुत से समय से किसी जगह पर किसी कम्युनिटी के द्वारा यूज की जा रही है और आप उसको कमर्शियली बेचना शुरू कर देंगे बिना उसको बताए या उसका कंपनसेशन दिए हुए उस ओरिजिनल जो नॉलेज होल्डर्स हैं, तो इसे इलीगल कहा जाता है और इसी को बायोपायरेसी बोलते हैं। बायोपायरेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अभी कुछ समय पहले यूएसए में जो नीम है, नीम के स्टैक के ऊपर पेटेंट फाइल किया गया था, जबकि हिंदुस्तान और आसपास के जो एशिया की कंट्रीज हैं वो नीम को बहुत सालों से इसके स्ट्रैक को यूज करते आ रहे थे। अगर कोई कंट्री इस पर जो है पेटेंट ले ले तो हो सकता है कि कल हमको यूज ही ना करने दे। हम बचपन से जो है नीम का स्ट्रैक जैसे कि नीम की दातून कर रहे हैं, अब वो बोलेगा कि नहीं नहीं आप नीम की दातून नहीं कर सकते, पेटेंट हमारे पास है, आप पहले हमसे पैसे लीजिए या हमको दीजिए, उसके बाद ही आप इसका कोई और यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे पेटेंट नहीं मिलता। अभी पेटेंट की बात की थी, ऐसी चीजों पे जो नेचुरल ओरिजिन वाली चीजें होती हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज की चीजें होती है, उस पर आपको कोई पेटेंट फाइल नहीं होता। और ये जो एक अच्छा बायोपायरेसी का एग्जाम्पल था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एडवोकेटिंग की, वो जाकर के बताया कि भैया हमारे यहाँ बहुत सालों से नीम का स्ट्रैक यूज होता है, आप इस पे कोई पेटेंट फाइल नहीं कर सकते, और उसके बाद वो पेटेंट फाइल नहीं हुआ था। तो वो बायोपायरेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है कि जो किसी केमिकल जो कि किसी भी जो चीज है, जो भी मान लीजिए टेक्सटाइल है, पेपर है, कॉस्मेटिक है, स्किन है, इन सभी जगहों से कलर को उड़ाने का जो काम करे उसी को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जानते हैं। ये डीकलराइजिंग मटेरियल के रूप में भी जानते हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे, आपके क्वेश्चन में तो ये ब्लीचिंग एजेंट पूछ लिया, बट हम जान रहे हैं कि हम हर्बल टेक्नोलॉजी में ये पेपर लिख रहे हैं, तो हमें हर्बल ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में जानना होगा। हर्बल ब्लीचिंग एजेंट्स जो होते हैं उसे हम लोग स्किन लाइटिंग एजेंट्स के रूप में जानते हैं। ये प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइपर पिगमेंटेशन को कम करते हैं। आप अपनी स्किन के ऊपर जब आप लगाते हैं और स्किन टोन को साफ करने के काम में आता है। हर्बल ब्लीचिंग एजेंट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्बिटिन है, कोजिक एसिड है, लिकोराइस का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट होता है, ये सभी जो है स्किन के जो पिगमेंट को
जो एक पिगमेंट पाया जाता है स्किन में जिसे हम लोग मेलेनिन बोलते हैं, इसकी मात्रा को कम करने का काम करते हैं ताकि स्किन जो है वो लाइटनिंग हो जाए। तो स्किन लाइटनिंग क्रीम वगैरह या हर्बल क्रीम वगैरह बनाने में इन हर्बल ब्लीचिंग एजेंट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल स्वीटनर्स। स्वीटनर्स वो एजेंट हैं जो कि हमारे फॉर्मुलेशन को या हमारे फूड को मीठा बनाते हैं ताकि उसका टेस्ट जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि मीठा ही सबसे बेहतर टेस्ट होता है। अब ये नेचुरल स्वीटनर क्या होंगे? नेचुरल स्वीटनर जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जैसे कि हम लोग गए और मतलब मीठा बनाया, जैसे चीनी है, चीनी जो है वो हम बनाते हैं खुद से, तो चीनी जो बनती है जो आप मार्केट से लेकर के आते हो उसे हम लोग नेचुरल स्वीटनर इसलिए नहीं बोल सकते, वो बनता जो गन्ने से है लेकिन उसमें कई सारे केमिकल प्रोसेसेस से हमको लेकर के आते हैं। जो नेचुरल स्वीटनर के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसमें सटाइवा का एग्जांपल आप ले सकते हो, जो कि सटाइवा रेबेंडिनिया के से प्राप्त किया जाता है उसकी लीफ से, और ये 0 कैलोरी स्वीटनर होता है जो कि डायबिटीज के पेशेंट जनरली यूज करते हैं एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट। हनी जो है वो एक नेचुरल स्वीट सब्सटेंस के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जो कि बीज के द्वारा, हनी बीज के द्वारा नेक्टर जो पौधों का जो जूस होता है उससे निकाल करके उसको बनाते हैं, जो कि फूड और ब्रेवरेजेस में और आयुर्वेदा में जो है जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया था हमारा 2022-23 का पेपर और उसमें 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप चलते हैं 21-22 का पेपर, अब चलते हैं 22-23 के पेपर में। और उसमें जो पहला ही प्रश्न था बहुत ही अच्छा प्रश्न है, व्हाट इज शेड्यूल टी, कई बार पूछा गया प्रश्न है। शेड्यूल टी क्या है? शेड्यूल टी जो है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 है उसमें। और ये गुड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमको शेड्यूल एम में भी देखने को मिलता है। शेड्यूल एम में ये एलोपैथिक मेडिसिन के लिए देखने को मिलता है, जबकि शेड्यूल टी में ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके लिए यूज होता है, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम। इसके लिए जो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है आपको एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उन सभी चीजों का जो वर्णन है वो आपको इस शेड्यूल टी के अंदर मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर इसकी बात करें तो ये इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, मेंटेन करता है हाइजीन कंडीशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को कि क्या क्या इक्विपमेंट, कौन कौन सा वर्कफोर्स, किस तरीके का बिल्डिंग बनेगा आपका, ये सारी चीजों को, या परमाइसेस कैसी होगी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी उसको, साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करना, और जो कंज्यूमर की सेफ्टी और थेरापेटिक एफिकेसी है प्रोडक्ट की उसको लगातार मेंटेन करना ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। और ये सारी चीजें जो है जगह हम आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के लिए करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के लिए करते हैं, तब उसे हम लोग शेड्यूल टी के अंतर्गत ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एडवांटेजेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स, अब अभी एक हमने देखा था क्या नाम है, इंसेक्टिसाइड्स, अब हम देख रहे हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को कंट्रोल करना। अभी कीड़ों मटोरों से ऊपर चले जाते हैं, जो छोटे जानवर हैं जो कि रोडेंट जिसको बोलते हैं, चूहे इत्यादि हैं, या ऐसे जो आपके घरों में या आपके फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, छोटे जानवर, उन्हें हम लोग रोकने के लिए पेस्ट कंट्रोल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब पेस्ट कंट्रोल में जो है वो बहुत सारे हम लोग केमिकल्स तो यूज करते हैं, बट जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नेचुरल मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया या सर्टेन मटेरियल्स इत्यादि से। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पालक का, मैं उसमें केमिकल का नाम भूल रहा हूं। पालक के पत्ते देखिए, वो आप जानते हैं टिड्डों को, टिड्डे जो होते हैं वो पत्ते खा जाते हैं किसी भी फसल के, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पालक के चाहे जितनी अच्छी फसल आप या कितनी खराब फसल लगा लें, कभी टिड्डे उसके ऊपर हमला नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पालक में एक केमिकल पाया जाता है जिसको खाने पर टिड्डे जो है उनकी मौत हो जाती है, इसीलिए टिड्डे जो है वो उसको नहीं खाते हैं। अगर हम पालक के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके और उससे जो अगर हम बायोपेस्टिसाइड बनाएं तो हम अपनी फसलों को बचा भी सकते हैं और पालक हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे लिए अच्छी चीज है। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इको फ्रेंडली होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं समय के साथ और आपके इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, इको फ्रेंडली हैं और लेस पॉल्यूशन फैलाते हैं। टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, केवल ये स्पेसिफिकली किसी पेस्ट को खत्म करते हैं, सभी चीजों को नहीं खत्म करते, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको मारने का काम ये नहीं करते। रिड्यूस करते हैं रेसिस्टेंस को, जो पेस्ट है वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है। अगर आप कॉकरोच है जैसे, तो कॉकरोच को अगर आप एक ही केमिकल से हमेशा रोकने की कोशिश करिएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रेसिस्टेंट हो जाता है। तो ये रेसिस्ट नहीं होता, ये ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए सेफ होता है,
ठीक है, और लो टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करता है, सेफर होता है फॉर द नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रदान करता है ताकि जो हमारे क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कर सकें, उसको ये सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर डाई। हेयर डाई क्या होती है? नेचुरली जो हम लोग प्राप्त करें, जो कलर करने के लिए, बालों को कलर करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उनको, जैसे मेरे भी हो रहे हैं लेकिन अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो हेयर डाई होता है, जैसे अब उसमें नेचुरल कलरेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे हेना है, इंडिगो है, कैशिया ओबियाटा है और आंवला है। आंवले को सुखा करके उसके पाउडर बना लिया जाता है और ये आप यूज कर सकते हैं। हेना मतलब कि वो हो गई, क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी, वो बहुत लोग लगाते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे हेयर डाई की? पहला तो ये कलर रिटेंशन, मतलब एक बार आप लगा लें तो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसा नहीं कि आज लगाया कल रंग उड़ गया, लंबे समय तक हो और धीरे धीरे वो फेड हो, जल्दी से फेड ना हो। नेक्स्ट, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं क्योंकि आप अपने स्कैल्प पे लगा रहे हो, सर पे लगा रहे हो तो स्कैल्प के साथ कोई रिएक्शन कॉज करे, कोई नुकसान पहुंचाए आपकी स्किन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजी, आंख वगैरह को भी नुकसान नहीं पड़ना चाहिए। ईजी एप्लीकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको लगाने में आपको बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, आराम से आपने लिया और उसको लगाया, 10 मिनट बाद धो करके साफ कर लिया, उसे हम लोग बोलते हैं ईजी एप्लीकेशन। कंपेटेबिलिटी हो, यानी कि जो भी और भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके बाल स्मूथ भी रहें, सिल्की भी रहें, डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ एजेंट आप उसमें मिलाना चाहते हैं, तो ये सभी कुछ के साथ वो कंपैटिबल हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स के साथ ना शो करे, मिनिमम एलर्जिक रिएक्शन शो करे, किसी तरीके का कोई डर्मेटोलॉजिकली उसमें प्रॉब्लम ना हो या हाइपर सेंसिटिविटी स्किन के ऊपर या इरिटेशन कॉज ना करे, और फिर वेराइटी हो, जैसे कि परमानेंट एक बार लगा लिया काफी दिन तक रह रहा है, सेमी परमानेंट या टेम्परेरी फॉर्म, कुछ दिन के लिए लगाया, आज लगाया और कल हटा दिया, ऐसा भी अगर है, जरूरत है कि मतलब एक हफ्ते बाद, महीने बाद उसको हम चेंज कर लें, तो उसे हम लोग टेम्परेरी फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये सभी फॉर्म्स में, वैरायटीज में वो हेयर डाई जो है वो अवेलेबल हो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सोर्सेज, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेज ऑफ 2 नेचुरल गम्स। गम्स अभी हम लोगों ने देखा था कि काम में आ रहे थे, डिफरेंट काम में। तो गम्स जो है उसमें 2 बड़े ही अच्छे गम आपके सिलेबस में हैं और आपने इसको कॉग्नोसी इत्यादि में भी पहले भी पढ़ रखा है। और ये पहला जो है इसमें है गम अकेसिया, जिसको हम गम अरेबिक के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सोर्स है वो ड्राइड एक्सक्यूएट, एक्सक्यूएट मतलब जो चिपचिपा पदार्थ जो है प्लांट्स में से हम लोग को प्राप्त होता है, फ्रॉम द अकेसिया सेनेगल। और इसकी जो फैमिली है वो फैबेसी ही है। ये फैबेसी मतलब आपको मैंने बताया था कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम है। और जो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अरेबिन पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, रेमिनोज पाया जाता है और एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबलाइजर के तरीके से फूड और फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये नेचुरल बाइंडर के तरीके से भी यूज किया जाता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। टैगागैंथ की अगर बात करें तो ये दूसरा हमारा एक अच्छा गम है और इसका भी नाम आप बहुत बार सुने होंगे। ये ड्राइड गमी एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द प्लांट एस्ट्राजिलस गमीफेर से, जिसकी भी फैमिली फैबेसेई होती है। इन दोनों की फैमिली सेम है। और ये जो कंस्टिट्यूएंट इसमें पाया जाता है वो बैरोइन और ट्रैगाकैंथिन जो है नाम के 2 इसके मेन केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। और ये सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनर, जो कि हम लोग थिकनर बोल रहे थे ना, विस्कोसिटी को बढ़ाने वाला, इमल्सिफायर और के तरीके से यूज करता है, खास करके लॉरेंजेस और कॉस्मेटिक्स बनाते समय इनका यूज करते हैं। लॉरेंजेस वो फॉर्मुलेशंस है जो हम लोग अपने क्या नाम है ओरल कैविटी में रख करके चूस के दवाओं को अंदर लेते हैं, जैसे कि खांसी की दवाएं आती हैं जिसको आप लोग निगलते नहीं है, उसको आप चूसते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंजेस बोलते हैं। तो उसको बनाने के काम में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गुटिका। गुटिका जो है वो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, पहले तो आप ये जान जाइए, और एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है। जस्ट लाइक टैबलेट, जो हम लोग के यहाँ टैबलेट बनती है एलोपैथी में, ठीक उसी तरीके का ये पिल और या टैबलेट टाइप का शेप में, उसी शेप में गुटिका जो है वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के लिए बनाया जाता है, जो कि एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। और ये पाउडरिंग जो हर्ब्स होती हैं, जो हर्बल मेडिसिन हैं जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, उसको मिक्स करके एक सुटेबल बाइंडर जैसे कि हनी या जगरी या जो भी नेचुरल बाइंडर्स हैं उनके साथ मिला करके इसको रोल करके स्मॉल बॉल्स के रूप में या पिल्स के रूप में या टैबलेट के फॉर्म में हम बनाते हैं। आजकल तो टैबलेट के फॉर्म में भी आ जाता है, सिंपल टैबलेट पंचिंग मशीन से करके। इसके जो फीचर्स हैं, ये इजी एडमिनिस्ट्रेशन है हर्बल पाउडर्स का, क्योंकि पाउडर्स को लेकर के फाँकना या चम्मच में लेकर के तौलना कई बार नुकसानदायक होता है या सही हम उसको नहीं तौल पाते, तो इसीलिए हम उसको फिक्स फॉर्मुलेशंस में तैयार करके एक पिल के रूप में दे देते हैं। ये ओरली लिया जा सकता है और क्रॉनिक कंडीशन में जब लंबे समय तक दवाओं को ले रहा है तो वहाँ पे आपके लिए फायदेमंद होता है। और ये जो मेटल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं भस्मा फॉर्म्स में,
उसको भी जो है पिल्स फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्लेवर्स, मेंशन टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स का मतलब जो हमारे प्रोडक्ट में फ्लेवर लेकर के आए ताकि उसको निगलना या उसको यूज करना, जैसे अगर कॉस्मेटिक्स में है तो उसको यूज करना पेशेंट के लिए अच्छा हो जाए। फ्लेवरिंग एजेंट्स हम लोग किसी भी सिरप में, सस्पेंशन में या क्रीम्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फ्लेवर जो है वो सब्सटेंस है जो कि टेस्ट और एरोमा को इम्पैक्ट करता है फूड में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में। एग्जाम्पल्स अगर नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स का ले तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नेचुरल फ्लेवर है वो वनीला है। आप आइसक्रीम खाते हैं, आप बिस्किट्स खाते हैं, आप केक्स खाते हैं, या आप कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें भी वनीला एसेंस आपको मिलता है। वनीला एसेंस के सिंथेटिक वाले एसेंस तो आप लोग बनाते हैं, वैलेंडिहाइड नाम का एक हमारा केमिकल है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ रखा है। बट ये सिंपल प्लांट एक प्रोडक्ट है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। प्लांट का नाम है वनीला प्लानिफोलिया, और इससे जो है वनीला एसेंस जो है वो हम लोग प्राप्त करते हैं। दूसरा सिनेमन है जिसे आप लोग दालचीनी बोलते हैं। दालचीनी जो है वो या सिनेमन है, वो सिनेमन जैलेसियम एनिकम नाम का जो प्लांट है उसके बार्क से, उसकी छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं, और ये काफी अच्छा एक नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है। और इसका प्रयोग हम लोग फूड में तो करते ही हैं और बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। जैसे हर्बल चाय वगैरह अगर पीनी है तो उसमें इसका फ्लेवर आपको जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम वगैरह में भी इसका फ्लेवर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनी टू नेचुरल कलरिंग एजेंट। दो नेचुरल कलरिंग एजेंट का आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। एक तो मैंने पहले ही बता रखा था, टर्मरिक, और दूसरा है ना, दोनों आ चुके हैं पहले। तो जो टर्मरिक है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, राइजोम्स ऑफ कर्क्यूमा लॉन्गा लिम फैमिली जिंजिबरेसी, और इसमें क्यूरक्यूमिन जो है वो पाया जाता है जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, दूसरा है ना, जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है लीव्स ऑफ लाउसोनिया इंटरमिस, जो कि हरे रंग की होती हैं पत्तियां। आप जानते हैं ग्रीन कलर, यहाँ पे कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन कलर हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इसकी जो फैमिली है वो लेथेसी फैमिली है, और इसमें जो कलरिंग एजेंट है वो जो कलर जिसकी वजह से आता है ग्रीन कलर, वो हमें लॉसोन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गए हमारे दो कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो किसानी करने का ऐसा मेथड है जिसमें हम सिंथेटिक केमिकल्स को, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बना करके रखते हैं और इकोलॉजिकली उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मेथड है जो कि सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। इसमें जो पुराने जमाने के बीज हैं, सीड्स हैं, जो ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुछ चावल की वैरायटीज हैं जिनको पुराने जमाने से आज तक ठीक उसी तरीके से उगाया और खिलाया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट और स्मेल जो है वो देखने को मिलती है और बहुत महंगा मिलता है, जिसको जियो टैगिंग वगैरह भी दिया गया, जिसे काला जीरा बोलते हैं या काला नमक बोलते हैं। इस तरीके के वैरायटीज आते हैं। तो ये जो काम करना हुआ, इसके लिए ये लोग नेचुरल इनपुट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंपोस्ट खाद डालते हैं, ग्रीन खाद डालते हैं, गोबर की खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं, और ये क्रॉप रोटेशन करते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से एक रबी की फसल उगाई, फिर खरीफ की फसल उगाई, ताकि जो जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता जो है बना रहे। इंटरक्रॉपिंग करते हैं और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जो मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यहाँ पे की जाती हैं, ताकि जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है और जो बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया की, वो ना बिगड़े। क्योंकि अगर हम केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आसपास जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है, वो इंसेक्ट्स, वो पौधे, वो खरपतवार, जिन जो कि उस जगह की नेटिव है, लेकिन केमिकल्स का उपयोग करते से वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या वहां का पानी वगैरह भी दूषित हो जाता है, हवा भी दूषित हो जाती है। तो ये जो इसका गोल होता है वो ये होता है कि जो फूड है, जो मेडिसिनल प्लांट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ज्यादा सेफ बने कंज्यूमर्स के लिए, लेस हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन तो जो होता है वो कम होता है। देखिए क्या होता है कि जब हम केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो आजकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, उनसे फसल की क्वांटिटी तो बढ़ती है, बट क्वालिटी जो है वो कई बार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्वालिटी एक नंबर की होती है, बट प्रोडक्शन जो है वो कई बार कम होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई जो फसलें होती हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, और आजकल बहुत सारे लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द
कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ स्पिरुलिना। स्पिरुलिना को हम लोग सुपर फूड के रूप में आजकल जानते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है वहां से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में के लिए जरूरी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में या फिर आप कह सकते हो सुपर फूड के रूप में इसको बहुत तो पूरे दुनिया में यूज किया जाता है। इसमें प्रोटीन जो है वो 60 से 70% होता है। इसमें विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई पाया जाता है। मिनरल्स में इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। पिगमेंट्स के रूप में इसमें फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल नाम के 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि गामा लिनोलिक एसिड जो है ये भी इसके अंदर पाया जाता है। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करने वाला एजेंट है या सब्सटेंस है, और इसमें जो है एनीमिया को, माल न्यूट्रिशन को और इम्यून सिस्टम सपोर्ट को ठीक करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल बाइंडर्स एंड डाइल्यूएंट्स यूज इन द हर्बल एक्सिपिएंट्स। हर्बल एक्सिपिएंट्स के रूप में डाइल्यूएंट्स और बाइंडर जो यूज किए जाते हैं। बाइंडर जो होता है वो और डाइल्यूएंट जो होता है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट्स होते हैं, उनको जोड़ के रखने के लिए और उनको बल्क में ज़्यादा अप्रोप्रिएटली बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाइंडर्स जो होते हैं, जो डिफरेंट हमारे फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स उनको बांध करके रखता है, एक साथ जोड़ करके रखता है। एग्जाम्पल्स में हम लोग नेचुरल वालों का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें गम एकेशिया है, ट्रागाकैंथ है, स्टार्च का पेस्ट है और हनी है। जबकि अगर हम लोग बात करें डाइल्यूएंट्स की, तो डाइल्यूएंट्स जो होते हैं वो फॉर्मुलेशंस में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाए जाते हैं, स्मॉल क्वांटिटी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की उसको बढ़ाने के लिए, ताकि टैबलेट्स इत्यादि का बेहतर तरीके से फॉर्मुलेशन कर सकें। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं लैक्टोज स्टार्च, सेलुलोज जिसको माइक्रोक्रिस्टलाइन भी बोलते हैं, और ये हमारा क्या नाम है, मेनोल। अब हम देखते हैं एकेटीयू के 2023-24 के पूछे गए पेपर में, और इसमें जो पहला प्रश्न था वो था डिफाइन हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल प्रोडक्ट। हर्बल प्रिपरेशन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि ये हर्बल मटेरियल जो कि प्लांट्स या प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनसे निकाला जाता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन, फ्रैक्शुलेशन, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन या फर्मेंटेशन के द्वारा। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम लोग उससे निकालते हैं, और ये जो प्रिपरेशंस होते हैं जिनको हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में या टिंक्चर्स के रूप में, एक्सट्रैक्ट्स के रूप में, एसेंशियल ऑयल्स के रूप में या फिर प्रोसेस एक्सुडेंट्स या गम्स के रूप में इसका प्रयोग हम लोग सीधे करते हैं। इसे हम लोग हर्बल प्रिपरेशन बोलते हैं। बट हर्बल प्रोडक्ट मैंने पहले भी आपसे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी बताया था कि ये फिनिश्ड और लेबल प्रोडक्ट होता है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में वो डेराइव्स होते हैं, जो कि ऊपर अभी आपने डेराइव किया, वो सब कुछ हो सकता है, और इसको फॉर्मुलेशन के फॉर्म में, डोजेस फॉर्म के रूप में, टैबलेट्स, कैप्सूल, टीज, ऑइंटमेंट्स या लिक्विड्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंटिव, थेराप्यूटिक और द हेल्थ प्रमोटिंग पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ गार्लिक। गार्लिक जो है वो हम लोग घरों में यूज करते हैं, और जो है ये एलम जो हमारा एलियम सटाइवम लिन इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ये ड्राइड बल्ब हम लोग यूज करते हैं एलियम सटाइवम लिन की, और इसकी जो फैमिली होती है वो लिलिएसी फैमिली के नाम से ये आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? एलियम सटाइवम लिन से। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब इसकी एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल्स के तरीके से भी हम लोग यूज करते हैं। हमने एग्जांपल में एक जगह आपको बताया था। ये हाइपोलिपिडेमिक एजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के काम में आता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी जिसमें देखने को मिलती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तरीके से यूज होता है, इसीलिए कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट है, और ये डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ठीक रखता है, और कार्बोनेटिव तरीके से यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसे डेली अपने भोजन में भी प्रयोग में लाते हैं। ये टेस्ट तो लाता ही है, लेकिन ये सब इसके काम हैं जो जिसकी वजह से आप इसको भोजन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोपायरेसी एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोगों ने पहले कर दिया था, इसको दूसरी तरीके से यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखना भूल रहा हूँ, बट ये 2021-22 में जो पेपर हुआ था उसमें ये रिपीटेड हुआ था, वहां पे हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था। दोबारा से आप यहाँ से इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेम 2 हर्बल ड्रग्स इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में, चाइना और इंडिया 2 हैं जो हर्बल ड्रग्स के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री उनके यहाँ है। जैसे हिंदुस्तान में तो आप नाम बहुत सारे ले सकते हैं, यहाँ तो 2 ही नाम लिखना है। 2 नाम आप डाबर इंडिया लिमिटेड और बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड का लिख रहे हैं। मैं बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे इलाहाबाद में हमारा पड़ोसी संस्थान है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। बट आप जो है पतंजलि जो आयुर्वेदिक कंपनी है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, आप हिमालय का नाम ले सकते हैं यहाँ पर, और आप झंडू जो कंपनी है, झंडू जो है वो भी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसका नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां जो है वो मार्केट में
प्रेजेंट है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे भी, जैसे मैप लखनऊ में है वो पाया जाता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, ये सभी जो है वो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री और हर्बल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो तो अभी हमने आपको बताया, लेकिन बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो है ये उससे थोड़ा सा अलग है और ये जो है और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में काम करने वाली चीज़ें हैं। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, यानी कि हमारी जो इकोलॉजी है, मान लीजिए या इसमें जो फार्मर्स होते हैं, इसको डेवलप किसने किया था, रोडल्फ सेडनर साहब ने कहा था। इन्होंने कहा कि जो आसपास जहाँ पे आपको कोई चीज़ की फार्मिंग करनी है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया मिर्ज़ापुर में काला नमक और काला जीरा नाम की जो वैरायटी है चावल की, वो वहीं पे पाई जा रही है, वहीं पे हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सॉयल है, जो वहाँ का पानी है, वहाँ की हवा जो है, वहाँ पे जो सॉयल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशल टेस्ट आपको देखने को मिलता है। आम की बहुत सारी वेराइटीज पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं, लेकिन हर जगह के आम की जो टेस्ट होती है वो अलग अलग होती है। चौसा अलग टेस्ट देता है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, दशहरी है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उसका जो टेस्ट है खास करके लखनऊ में, मलिहाबाद में जो टेस्ट आता है वो कहीं और प्रोड्यूस नहीं होता। अल्फांसो आम जो कि महाराष्ट्र में होता है, उसकी जो क्वालिटी, उसका जो टेस्ट है वो कहीं और नहीं पाया जाता। तो जस्ट बिकॉज की जो इनका मानना है कि जो इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, जो भी आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और उसको मेंटेन बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को वहाँ से हिलाया ना जाए। इस बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में हम जो फार्मिंग करते हैं, जो हमारा फसल है, उसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तरीके से मानते हैं और ये मानते हैं कि उसका इंटरकनेक्शन है आसपास की सभी चीज़ों से। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में फसलों को लेकर के चलता है, जहाँ पर हम लोग स्पेशल कंपोस्ट प्रिपरेशंस बनाते हैं, प्लांटरी जो प्लांटिंग करते हैं, जो कैलेंडर्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, जो भी हमारे पुराने वाले कैलेंडर्स चल रहे हैं उनका ध्यान रख करके फसलों को लगाया जाता है, कब काटना है, कब लगाना है, कब उसको करना है। अभी भी गाँव में हम लोग के हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं फसलों को इस हिसाब से लगाते हैं कि कब सूरज उत्तरायण होगा या कब जो है ठंडी का मौसम आएगा, किस महीने में लगाना है, वो सारी बातों का ध्यान वहां पर रखा जाता है। और ऑर्गेनिक मेथड्स यहाँ पे भी यूज करते हैं। सिंथेटिक जो चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक साइड, ये सब हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते, जैसा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कर रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इसको दोबारा बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये मैंने आपको पहले बता दिया। बट बायोडायनेमिक जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ एसओपी इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ हर्बल ड्रग्स। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ और आप लोगों से भी बोल रहा हूँ जितने लोग इसको देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना जितना कठिन माना जाता है उतना ही आसान भी हो सकता है अगर आप एसओपीज का ध्यान रखें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर। हमारे इंडस्ट्री के अंदर हर एक चीज जो काम आपको करना है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है, केवल आपको जो लिखा है वही करना है। तो अब बताइए आसान हुआ कि नहीं? हमें बस खाली प्रोसीजर्स को समझना है और उन्हीं प्रोसीजर्स को अगर फॉलो करेंगे तो हमेशा हम क्वालिटी को जो है मेंटेन कर पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंस है एसओपी की वो यही है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो एक क्रूशियल जीएमपी होता है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है, जहां पर हर्बल ड्रग्स में या फिर एलोपैथी मेडिसिन में सभी जगहों पर, और ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को, जो कि जितनी बार आप प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लीजिए आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में वो आया, अब आप उसको एक बार लिए आपको अच्छा लगा, दो बार लिए अच्छा लिया, लेकिन अगर वो हमेशा आपको यूज करना है, हमेशा आप उसी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है क्वालिटी की वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और वो तभी मेंटेन हो सकती है जब हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरा एक दोस्त है चाय बड़ी अच्छी बनाता है, लेकिन एक बार उसने चाय बनाई और आपको पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो आपने पूछा ऐसा क्यों? तो आपने कहा हम दो लोग रहते थे। उस दोस्त ने बताया हम दो लोग रहते थे, तो मैं सुबह आपके लिए चाय बनाता हूँ, तो मैं कितना दूध लेता हूँ, कितनी चीनी लेता हूँ, कितनी चाय पत्ती डालता हूँ, सब कुछ फिक्स रहता है। लेकिन आज 3-4 लोग और आ गए थे, तो जब मैंने उसको बनाया तो मेरा जो कंपोजिशन था वो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। कितनी देर उबालना था, कितनी देर में छानना था, वो सारा गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट जो है इधर उधर हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कंसिस्टेंसी लेके आता है, मेंटेन करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को, और जो रिस्क है कंटामिनेशन का, एरर्स का या डेविएशंस होने का, उसको रोकता है,
जो पर्सन है उनकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी को देता है, और रेगुलेटरी जो कंप्लायंसेस हैं, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोल रहा है या जीएमपी बोल रहा है या WHO बोल रहा है, उन सभी कंप्लायंस को भी क्या करता है, पूरा करता है। और ट्रेसिबिलिटी भी रखता है, इफेक्टिव ट्रेसिबिलिटी रखता है, ताकि ऑडिट करना हो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स का कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई या सब कुछ सही है कि नहीं, तो उसके लिए भी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी सब कुछ पहले से तैयार रहता है। ट्रेस कर सकते हैं कि किस स्टेप पे कोई गलती हो रही है या सब कुछ सही चल रहा है। तो ये सारा काम जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ एनी टू नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो कि ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करता है। नेचुरली बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका प्रयोग आप लोग करते हैं, जैसे कि जिंजर हो सकता है, टी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, टर्मरिक हो सकता है। ये सभी जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। बट यहाँ पे दो देने हैं तो आप दो कोई भी दे सकते हो, जैसे टर्मरिक ले देते हैं क्योंकि हम बार बार इसका प्रयोग कर रहे हैं। पीला शर्ट मैंने पहन ही रखा है। तो कर्क्यूमा लौंगा लिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, और यहाँ पर या कर्क्यूमा लौंगा, और इसमें जो राइजोम्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। जिंजिबरेसी इसकी फैमिली होती है, जिंजर की फैमिली भी जिंजिबरेसी होती है, याद रखिएगा, जिंजर से जिंजिबरेसी। और ये क्यूरक्यूमिन इसके अंदर पाया जाता है जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा डी मेथॉक्सी क्यूरक्यूमिन, बिस मेथॉक्सी क्यूरक्यूमिन इत्यादि भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर और लीवर प्रोटेक्टिव होता है। ग्रीन टी जो है वो जिसे हम लोग कैमेलिया साइनेंसिस बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के नाम को यहाँ पे लिखते समय मैंने इसको इटैलिक नहीं किया है, ये मेरी गलती है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आप लोग हाथ से लिखें तो अंडरलाइन करें और यहीं तो इटैलिक करें जब आप इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ये लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस से यूज किया जाता है और इसे थिएसी फैमिली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये कैटिसिन्स या फिर जो है इसमें इपीगैलो कैटिसिन गैलेट जो है ये पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनाइल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट, कार्डियोप्रोटेक्टिव और वेट मैनेजमेंट और एंटी एजिंग के लिए जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूल टी। ये एक रिपोर्टेड क्वेश्चन है। जब मैंने शेड्यूल टी बताया तो वहां पे ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे क्लियर किए थे कि क्यों ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ हर्बल ड्रग्स या फिर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम में यूज करते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप वहां से इसका आंसर दोबारा से देख लीजिएगा, या आपको वहां समझ में आ ही गया होगा, तो वही आंसर यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स विद एग्जांपल। ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 2021-22 में ये क्वेश्चन था। देखिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार भी कुछ रिपीट हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड है और इनके आंसर हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नोवेल हर्बल ड्रग प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे हर्बल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट मैं 2 फेमस एग्जांपल आपको दे रहा हूं। पहला तो जो लिव 52 जो कि हिमालय के द्वारा दिया जाता है, एक हेपेटोप्रोटेक्टिव फॉर्मुलेशन है जिसमें कैप्रियस स्पिनोसा और चिचोरियम इंटाइलिबस एंड अदर हर्ब्स का प्रयोग करके हिमालय कंपनी ने एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार किया जो कि बहुत सारे एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन देने वाले डॉक्टर्स हमारे इसको कहते हैं, और बहुत सारे पेशेंट जिनको फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है वहां पर उनको रिकमेंड किया जाता है और उसे लेते हैं। बहुत ही फेमस दवा है हिमालय के द्वारा, हिमालय कंपनी के द्वारा। दूसरा जो है आयुष कवच जो है वो बनाया था, आयुर्वेदिक इम्यूनी बूस्टर है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बनाया था, जिसमें वो ड्राई जिंजर जिसे हम लोग सुंठी या सोट बोलते हैं, सिन्नेमन होता है, उसमें तुलसी होता है, ब्लैक पेपर, इन सभी चीज़ों को एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में तैयार करके उसका एक डिटॉक्शन तैयार करते हैं और वो पेशेंट को पीने के लिए कहा गया, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव फायदा हुआ। हम लोगों ने भी पिया था उस जमाने में और उस समय में, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे करवाया था ताकि लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत हो जाए। तो ये 2 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पेपर इज 2024-25 का बैक पेपर है। अभी आप कहेंगे 2024-25 में तो हम लोग बैठे हैं, अभी आपको पेपर देना है, बट आपके सीनियर्स के लिए एक स्पेशल बैक पेपर अभी हुआ था फरवरी में, उसके कुछ क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न है व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। नाम से पता चला है, पहले हम क्या करते हैं, हर्बल ड्रग्स को लेके आते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि हल्दी ही है, तो हल्दी को हम क्या करेंगे, पहले वो उगेगी, वो हरी होगी, फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद, ये पाउडर बनाने तक क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेसिंग हो गया। सेकंड प्रोसेसिंग में अब उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट लगाएंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसमें से क्यूरक्यूमिन को निकाल के अलग करेंगे या उसके जूसेस निकालेंगे किसी प्लांट के, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो है वो रेफर होता है ट्रीटमेंट ऑफ रॉ हर्बल मटेरियल्स आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेसिंग, जैसे कि ड्राइंग है, ग्राइंडिंग है, ये सब करने के बाद उसको सुटेबल ड्रग डोजेस फॉर्म में लाने के लिए, ड्रग फॉर्मुलेशन में लाने के लिए उसको हम लोग दोबारा से प्रोसेस करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या क्या आता है,
जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया जिसमें वाटर, अल्कोहल या अदर सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं। फिर है प्यूरिफिकेशन, जिसमें अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल करके बाहर करते हैं। तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पर हम इंश्योर करते हैं कि जो कंसिस्टेंट कंसंट्रेशन है हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वो लगातार बनी रहे। इसके अलावा पाउडर और स्वीमिंग करते हैं, कई बार हम उसको दोबारा से बनाने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, उसको सीव करके छान करके, ये भी फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन का एक पार्ट है जिसमें यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज जो है वो हमको प्राप्त हो जाए। टैबलेटिंग वगैरह बनाने के लिए ऐसा करते हैं। और प्रिजर्वेशन, ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए, नेचुरल या सिंथेटिक एजेंट्स का प्रयोग करके। ये सब क्या आता है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। इसका मेन गोल क्या है सेकेंडरी प्रोसेसिंग का, कि कन्वर्ट कर सके हम किसी भी क्रूड प्लांट मटेरियल को मोर यूजेबल या सुटेबल या स्टेबल फॉर्म में, ताकि वो उसकी इफिकेसी बढ़ जाए, उसकी सेफ्टी बढ़ जाए और उसको पेशेंट को लेना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फार्मर्स राइट। फार्मर्स राइट क्या होता है। फार्मर्स राइट का मतलब है कि कोई भी किसान जिस क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है, तो उसकी जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसकी, या जो उसके स्पेशल बीज हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से उसने ग्रोथ की है, उसको वो जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकता है, बेच सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। ये सभी जो राइट्स हैं वो फार्मर राइट्स के अंतर्गत आते हैं। ये लीगल इंटेलिजेंस होते हैं फॉर द फार्मर्स, जो कि उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को, उनकी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को, जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये राइट्स जो है वो फॉर्मली रिकग्नाइज होते हैं एक एक्ट के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट, PPVFR एक्ट 2001। भारतवर्ष में ये एक्ट लागू किया गया था। इसका जो की एस्पेक्ट है वो ये कि ये सेव करता है, यूज करता है एक्सचेंज या जो सेल है, फार्म शेप जो सीड्स हैं, उनको राइट देता है फार्मर्स को कि वो अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकें। ये रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स देता है फार्मर्स को फॉर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट वेराइटीज। और ये एक पार्टिसिपेशन देता है डिसीजन मेकिंग, कैसे जो है किसी भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को हमारे फार्मर्स यूज करेंगे, उनको खुली छूट जो है, या आप कह सकते हैं उनको राइट जो है, इस बात का प्रदान किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पहले आ चुका है, 21-22 में भी आया था, 22-23 में भी आया था, तो हम लोग वहां पे रिपीट कर चुके हैं इसको और आपको वहां पे बता चुके हैं, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 2 एंटीऑक्सीडेंट यूज इन द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। वैसे जो एंटीऑक्सीडेंट बताया वो स्किन केयर में आप यूज कर सकते हो, बट आप स्किन केयर स्पेशली अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो हम लोग कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेंगे जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को और डिले करते हैं स्किन की एजिंग को। एग्जाम्पल में आप विटामिन सी का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि हम लोग जनरली सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस से, नींबू से इत्यादि से प्राप्त करते हैं। ये स्किन ब्राइटनिंग को लेकर आता है, कोलेजन सिंथेसिस करता है और प्रोटेक्ट करता है यूवी डैमेज से। दूसरा हम देख सकते हैं विटामिन ई का एग्जांपल, जो कि टोकोफिरॉल से मिल रहा होता है, जो कि हम लोग स्किन जो है उसको मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव स्टेट आदि से। विटामिन ई जो होता है वो टोकोफिरॉल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या उसको बोलते हैं टोकोफिरॉल, उसका केमिकल नेम हो गया। व्हाट आर द मेजर कंटामिनेंट्स इन द हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशंस में मेजर कंटामिनेशन क्या हो सकते हैं, क्या क्या मिलावट या गंदगी या इम्प्यूरिटीज उसमें हो सकती है, कहाँ कहाँ से आती है। तो हर्बल फॉर्मुलेशन जो होते हैं वो कंटामिनेशन होते हैं ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। वेरियस फैक्टर्स में क्या हो सकता है, जिस जमीन में आप उसको लगाया है प्लांट को, उस जमीन में बहुत सारे मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह सब होता है। तो प्लांट जो है जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसके साथ वो सारी चीजें भी चली जाती हैं। कई बार जब हम लोग उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जब उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, हम उसको काट रहे हैं, जब उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उस समय भी कई बार एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारा क्या नाम है धूल मिट्टी के कण, ये सब कुछ उसके अंदर, या माइक्रोब्स वगैरह वहां पे आ सकता है। तो ये सभी कंटामिनेंट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब कौन कौन से कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, एक तो हैवी मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ये सारी चीजें। उसमें पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो हर्बल हो या केमिकल हो, उसके रेसिड्यूज हो सकते हैं। जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है ये तो हो ही सकता है, क्योंकि हवा, पानी, हर जगह बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी ये सब पाए जाते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो कि मोल्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। मोल्ड्स जो है वो प्लांट्स के आप देखते हैं उनके जड़ों के आसपास या उनके तने पे लग जाते हैं, तो अगर उनका ध्यान नहीं रखिएगा तो वो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट में आ जाएगा। या फिर अडल्ट्रेशन भी हो सकता है, जो हम लोग जानबूझ करके भी कई बार लोग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या गलती से भी अडल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे कि अनडिक्लेयर्ड सिंथेटिक ड्रग्स या हर्ब्स का जो है अडल्ट्रेशन कई बार होता है।
ठीक है। जैसे काली मिर्च जो है महंगी आती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसमें पपीते के बीज सुखा करके मिला देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेशन बोलेंगे, जिससे उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये कंटामिनेंट है जो कि एफिकेसी को रिड्यूस करते हैं और हेल्थ रिस्क जो है कंज्यूमर्स में लेकर के आते हैं, इसीलिए इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट में ना हो। Next question is write down the full form of ASUDTAB and ASUDCC। ये दोनों ASU पहले क्या है ये आप जानते हैं, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, और इन दोनों के लिए हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में कुछ कमिटीज या सिस्टम क्या आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उनके नाम है। ASUDTAB का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, जैसा मैंने पहले कहा ASU का फुल फॉर्म, एंड DTAB का मतलब है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और दूसरा है DCC जिसका नाम है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, ये तो ASU हो गया। कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी जिसको बोलते हैं, उसे हम लोग DCC फुल फॉर्म में बोलते हैं। ये दोनों रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंडिया के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एडवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिस्टम्स, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन सिस्टम में जो भी चीजें हैं उन सबको एक साथ लाने के लिए और उनको में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को और बेहतर बनाने के लिए इनका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। इन दोनों संस्थाओं का यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, पहले भी हम लोगों ने इसको बता रखा है। एलियम सटाइवम से मिलता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ देता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, एंटीमैक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटी क्या नाम है इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल वहाँ लिखा था, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एंटी कैंसर पोटेंशियल है। ये सारी चीजें जो है एलिसिन की वजह से इसके अंदर पाई जाती हैं, ये हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा वहां गार्लिक किया था और यहाँ पे आपका नाम है आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू नेचुरल स्वीटनर्स एंड विस्कोसिटी बिल्डर्स यूज्ड एज हर्बल एक्सिपिएंट्स। तो नेचुरल स्वीटनर्स भी हम पहले बता चुके हैं और विस्कोसिटी बिल्डर्स भी पहले बता चुके हैं। आपको जो भी एग्जांपल अच्छे लगते हैं आप लिख लीजिए। नेचुरल स्वीटनर्स में सटाइवा है, लिकोराइस है, हनी है, और जो नेचुरल विस्कोसिटी बिल्डर्स में हमने लिखा था ग्वार गम, टाइगरकैंथ गम, ये सभी यहाँ पे यूज करते हैं। ये हमारे हर्बल फॉर्मुलेशंस के टेस्ट और टेक्सचर्स दोनों को इंप्रूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशंस, गिव सुटेबल एग्जांपल। कन्वेंशनल नाम से ही बता रहा है पुराने जमाने से जो ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म है, जो ट्रेडिशनल क्या नाम है फॉर्मुलेशंस हैं, उनको लेकर के आना जो कि मेडिसिनल प्लांट से बनाए जाते हैं, जिनका जो प्रिपरेशन का जो मेथड है वो पुराने जमाने से चला आ रहा है, आयुर्वेदा में दिया है, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा काम का होता है। जैसे काढ़े की बात करें, च्यवनप्राश की आप बात कर सकते हैं, चूरन इत्यादि की बात कर सकते हैं, जो आज भी हम लोग बहुत आयत से यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल्स में आप चूरन का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि पाउडर ड्रग्स हैं, काश्यम का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि डिटॉक्शंस हैं, घृता का एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि मेडिटेटेड घी के अंतर्गत आते हैं, च्यवनप्राश वगैरह का ले सकते हैं जिसमें अष्टावर्गा ड्रग जो है वो यूज की जाती हैं। एग्जांपल्स की बात करें अगर फॉर्मुलेशन की, तो त्रिफला चूर्ण की बात करें जिसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स जैसे कि हरिकृति, ब्रह्मकृत्य की और अम्लाकृति, यानी कि आंवला, ब्राह्मी और जो है हर्रे, इन सभी का पाउडर जो है मिला करके बनाया जाता है। इन पाउडर ड्रग को इनको मिला करके बनाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे डाइजेस्टिव और डिटॉक्सिफाइंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका प्रयोग आज भी करते हैं और ये अच्छे जो है फॉर्मुलेशंस के तरीके से यूज किया जाता है। तो इसी को हम लोग कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, लंबा वीडियो हो गया थोड़ा, लेकिन ये इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था जो कि था काफी अच्छा क्वेश्चन था। अरिस्थास और अश्वास में ये दोनों ही फॉर्मुलेशन जो है आयुर्वेदा में दिए गए हैं और दोनों ही फर्मेंटेशन के द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फर्मेंट करके ही प्राप्त किए जाते हैं बैक्टीरिया इत्यादि के प्रेजेंस में। अब ये जो लिक्विड हर्बल फॉर्मुलेशन हैं जो कि फर्मेंटेड होते हैं, याद रखना आपको ये ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फॉर्मुलेशन है। इसका एग्जाम्पल पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी आप लिख सकते हैं। अश्वास जो होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी जो हर्बल प्लांट ड्रग है उसका हर्बल जूस निकाल करके उसको सीधे फर्मेंटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट में, जैसे कि जगरी या सुगर्स वगैरह मिला करके। ठीक है, और अरिस्टास जो होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है, डिटॉक्शन, पहले वाटर में हम उसका डिटॉक्शन बनाते हैं, उसको उबाल करके उसका जूस निकालते हैं और उसको निकालने के बाद फिर उसको क्या करते हैं
फर्मेंट करते हैं, जैसे कि फर्मेंटिंग एजेंट, जैसे धतकी फ्लावर्स का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो ये सभी सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल्स इसमें जो एक्ट होता है खुद से बनता है। फर्मेंट होगा तो अल्कोहल बनेगा जो कि एज अ सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव इन फॉर्मुलेशंस के लिए बनता है। लॉन्गर सेल लाइफ आपको देखने को मिलती है, इनहांस बायोअवेलेबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। और ये क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे इनडाइजेशन है, रिस्पायरेटरी इश्यूज हैं या फिर जनरल डिबिलिटी वगैरह है, उसमें ये काफी ज्यादा काम में आता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगर अंतर की बात करें तो औसस जो होते हैं वो डायरेक्टली फिश जूस को फर्मेंट कर दिया जाता है, और अरिस्थास में हम लोग पहले वाटर में उसका डिटेक्शन निकालते हैं। डिटेक्शन का मतलब होता है उसको, डिटॉक्शन को क्या बोलते हैं? उबालते हैं। जैसे चाय की पत्ती से कैफीन हम कैसे निकालते हैं? चाय की पत्ती को लेते हैं और उसको पानी में डाल के उबालना शुरू करते हैं, तो जब उबल जाता है तो उसको छान लेते हैं। अब छानने के बाद अगर उसको फर्मेंट कर दे, फर्मेंटेशन के लिए ले जाए, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिस्थास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे घरों में सिरका बनता है गन्ने के जूस का, तो गन्ने के जूस को निकालते हैं और उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, उसमें कुछ और नहीं करते, तो वो बन जाता है। जैसे कि कांजी होता है, कुछ जगहों पे क्या करते हैं, कांजी को पहले किसी फल को हम लोग पानी में लेकर के उसको उबालते हैं, उबाल के उसका जूस निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए डाल देते हैं। तो इन दोनों में जो है यही अंतर होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गया आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने देखा कुछ रिपीट क्वेश्चंस भी थे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे दूसरे प्रश्नों के आंसर किए जा सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो इन सभी प्रश्नों से हो सकता है कि आपके इस बार के पेपर में कई सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व करें। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इन क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेरी शॉर्ट वाली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, वो भी आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की इन वीडियोस के माध्यम से, जो मैं पिछले कुछ समय से लगातार आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियोस आपको जो है हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाते हैं वीडियो यूट्यूब चैनल पे। पुराने वीडियोस जो पहले से अपलोडेड है, आपके सब्जेक्ट से अपलोडेड है, जैसे इस सब्जेक्ट के तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाया हूँ, लेकिन जो भी हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी पीडीएफ है, अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर इस सब्जेक्ट का मैं बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका जो पीडीएफ है या और भी जो नोट्स के पीडीएफ वगैरह होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, वहाँ पे आप ले सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप डॉक्टर प्रजिन शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो ऐप है और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से, और जो हमारा चैनल का नाम है उसी नाम से हमारे फेसबुक पे आपको पेज और ग्रुप मिल जाएगा, जिसपे हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, आपके काम की चीजें, पीसीआई से रिलेटेड कोई न्यूज है, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई न्यूज है, या आपके काम की कोई बातें हैं, या शॉर्ट नोट्स हैं, या कुछ फार्मा शॉर्ट्स हम लोग उस पर चलाते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स जो कि आपको जनरली नॉलेज होना चाहिए, वो सभी चीजें हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप ऐसी जगहों पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप भी है जिसपे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, लाइट भी देखी चली गई, आपको लाइक कर लीजिए। फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड्स इसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, आपको लगता है उनको शेयर करना चाहिए तो उनको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।